हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स, और टाइप्स में हमारा क्या चल रहा था, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। ये हम साथ साथ देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारा पोजेशन यूज़ हो रहा है तो हम पोजेशन को यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इट छुड़वा रखा था, ठीक है, कि इट को मैंने कहा था कि बाद में देखेंगे इसका पूरा का पूरा यूज़। तो बात करते हैं आज हम इट की, ठीक है। तो इट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इट हमें पता है स्टूडेंट्स की सबसे पहली बात हमें इसके बारे में क्या पता है कि ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए आपका यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो हमें ये पता है कि ये जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें प्लूरल के लिए यूज़ करना है तो प्लूरल के लिए हमारे पास क्या होता है, दे होता है। प्लूरल के लिए क्या होता है, दे होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्या इनकी पोजेशन की, अगर इनकी पोजेशन की बात करें तो इट के लिए स्टूडेंट्स पोजेशन यूज़ होती है इट्स, और अगर हमें प्लूरल के लिए पोजेशन यूज़ करनी है तो प्लूरल के लिए पोजेशन हम क्या यूज़ कर लेते हैं, देयर यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने क्या लिखी है, इनकी पोजेशन फॉर्म लिखी है, दैट मीन्स की पोजेसिव प्रोनाउन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी ये मैंने पोजेशन लिखी है, ठीक है। तो अगर प्लूरल के लिए हमें पोजेशन यूज़ करनी है तो हम देयर यूज़ करते हैं, और अगर सिंगुलर के लिए हमें पोजेशन यूज़ करनी है तो इट की पोजेशन हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑलरेडी नाउन में पढ़ा चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ द जूरी हैज़ टेकन इट्स या फिर देयर डिसीजन, द जूरी हैज़ टेकन इट्स या फिर देयर डिसीजन, जो जूरी है वो अपना डिसीजन ले चुकी है। तो ये चीज़ मैंने आपको कलेक्टिव नाउन में नाउन टॉपिक कराया था, जब समझाया था कि जब कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे तो वहाँ पे हम उसकी फॉर्म जो है वो पोजेशन सिंगुलर यूज़ करते हैं, और वर्ब भी हम कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर यूज़ करते हैं। वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। एक बार मैं इसमें इंक डाल लेती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज इसके अंदर, ठीक है। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो वो पहले अपने पहले के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, तभी आज का लेक्चर देखना, तभी आज चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे क्या किया, जूरी ने सिंगल यूनिट की तरह काम किया, तो हमने इसके लिए पोजेशन कैसी यूज़ की स्टूडेंट्स, सिंगुलर पोजीशन की हमें ज़रूरत थी, और सिंगुलर पोजीशन की ज़रूरत थी तो हमने क्या यूज़ किया, इट्स यूज़ किया। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देती, द jury have divided in its या फिर देयर, द जूरी हैव डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन, ठीक है। अपने जो ओपिनियन में है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। दैट मीन्स अब सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रही, और सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रही तो दैट मीन्स हमें यहाँ कैसी पोजीशन चाहिए थी, प्लूरल पोजीशन चाहिए थी, और प्लूरल पोजीशन चाहिए थी तो हमने यहाँ पे किसको यूज़ किया, प्लूरल पोजीशन को ही यूज़ किया। तो सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी कि जब आप इट की पोजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ रहा है, एक नाउन लिखना पड़ रहा है। और अगर इसके बाद आपको एक नाउन लिखना पड़ रहा है तो दैट मीन्स कि ये पोजेशन जो है आपकी वो कैसी पोजेशन है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की पोजेशन है। तो दैट मीन्स कि इट्स जो है आपका वो प्रोनाउन नहीं होता, ये आपकी कैसी पोजेशन होती है, एडजेक्टिव की पोजेशन होती है, क्योंकि इट्स के बाद मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, एक नाउन लिखना पड़ रहा है। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो आपका क्या बनता है, पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन को लिखते हैं तो दैट मीन्स नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, और अगर नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है तो इट मीन्स ये इसकी क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म को हम कभी भी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में रख के देख लो, आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर इसके साथ हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी तो दैट मीन्स कि ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। आई थिंक ये बात आपको पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपने कई बार देखा होगा कि सेंटेंस को हम इस तरीके से यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफे एस के साथ।
किसके साथ यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफे एस के साथ। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये पोजेशन नहीं दिखाता, ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। जिन्होंने पहले के लेक्चर लगाए होंगे, मैंने सीरियल कोमा, ऑक्सफोर्ड कोमा, इन सभी की बात की थी, एपोस्ट्रोफे एस की बात की थी, तो वहां पे भी रेज्ड कोमा की बात की थी, तो वो यही सब चीजें हैं। तो दैट मीन्स कि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये किसी की भी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, इट हैज की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज हो रहा है, इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है आपके पास। तो ये कोई पोजेशन नहीं दिखा रहा, तो आपको ये नहीं मानना कि ये एपोस्ट्रोफे एस है। जिन्होंने नाउन के लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे उनको ये बात इजीली समझ में आ रही होगी, और जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स, पहले अपने जो है नाउन के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स को जो है वो कंप्लीट कर लेना इस बात, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी शॉर्ट फॉर्म दिखाने की कोशिश करता है, ना कि ये जो एपोस्ट्रोफे एस नहीं है, ये यहाँ पे जो है वो रेज्ड कोमा है। ये यहाँ पे कैसा कोमा है स्टूडेंट्स, नाम लिखना चाहो तो लिख लो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी वैसे करा चुकी हूँ। ये क्या है आपका, रेज्ड कोमा है। ये क्या है आपका, रेज्ड कोमा है, ये पोजेशन नहीं दिखाता, ठीक है। तो एक आधा सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख लो। अगर मैं बोलूँ यू से इट्स योर प्रॉब्लम, लिखिए सेंटेंस, यहाँ लिख देती हूँ, यू से इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, बट आई से इट इज माई प्रॉब्लम, ठीक है। आप कहते हो कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट मैं कहती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इस माई प्रॉब्लम को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, माइन से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा ऑलरेडी आ रहा है, तो पोजेशन भी दिखानी है और नाउन को भी रिप्लेस करना है, तो पोजेसिव प्रोनाउन मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, तो मैं माइन से इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इट्स की, तो ये है क्या है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की। यहाँ पे मैं इस इट्स की बात करूँ तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे एस नहीं है, ये रेज्ड कोमा है। इट मीन्स कि ये जो है वो किसी ना किसी की शॉर्ट फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास लिखा इट्स हैज 4 legs, इट्स हैज 4 legs। तो मुझे बताइए, क्या मुझे इस हैज को लिखने की जरूरत है, नहीं, इस हैज को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है। तो दैट मीन्स कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, हैज की शॉर्ट फॉर्म है, इट हैज 4 legs। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स को, ये लगता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे ये इट इज के शॉर्ट फॉर्म है, या ये इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म है, या ये इट हैज की शॉर्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मुझे पोजेशन दिखाना था, दैट मीन्स कि उसकी 4 legs हैं। तो पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हैज, हैव, हैड को यूज कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म थी, हैज की शॉर्ट फॉर्म थी। यहाँ पे सेंटेंस मेरा जो है वो प्रेजेंट में चल रहा था, और प्रेजेंट में चल रहा था, तो दैट मीन्स कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की। यहाँ पे मैं अगर कर देती से की जगह क्या कर देती, सेड, तो आपको पता लग गया सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में, और पास्ट में चला गया, तो दैट मीन्स कि ये अब किसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती, इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म बन जाती। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा कि ये आखिरकार शॉर्ट फॉर्म है किसकी। जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म किस चीज की है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे इट का। ये मैं रब कर देती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, ये सब मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगर इट की, तो इट हमें ये पता है क्या कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इट जो है वो आपका सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। दोनों ही तरीके से आप इट को यूज कर सकते हो। अभी जो बात की वो हमने किसकी बात की थी, इनके पोजेशन की बात की थी, ठीक है। तो अगर इट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इट जो है आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, और इट जो है आपका सेंटेंस में किसकी तरह यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही रहती है, कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे यू देखा था हमने, यू सब्जेक्टिव में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही रहता है। ऐसे ही इट भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी इट ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या रहेगा, इट ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इट है आपका वो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है,
वो किसके लिए यूज हो सकता है? पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। कब यूज हो सकता है पर्सन के लिए? जब हमें उसका जेंडर ना पता हो, दैट मीन्स कि अननोन जेंडर। जब हमें उसका जेंडर ना पता हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं जब हमें उस पर्सन का जेंडर ना पता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेबी, तो बेबी का हमें नहीं पता लगता कि हम जो है लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मुझे उसका जेंडर नहीं पता है। तो जब हमें किसी चीज़ का जेंडर ना पता हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? इट यूज कर सकते हैं। अगर एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, और पोजेशन के लिए आपको पता लग ही गया, पोजेशन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? इट्स यूज कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है। तो स्टूडेंट अगर लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट अगर लड़की भी हो सकती है, तो दैट मीन्स कि मुझे उसका जेंडर नहीं पता है। तो जब जेंडर नहीं पता है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? इट यूज कर सकती हूँ। और अगर उसके लिए मुझे पोजेशन यूज करना है तो मैं क्या यूज कर लूंगी? इट्स यूज कर लूंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि द स्टूडेंट इज डूइंग his her its work, the student is doing his her या फिर इट्स वर्क। ठीक है। जो एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट है वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो मेरे पास तीन पोजेशन है, हिज हर एंड इट्स। अब हिज भी सही है, मान लो वो लड़का हुआ तो हिज लगा के बोलेंगे सेंटेंस को, और वो लड़की हुई तो हम हर लगा के बोलेंगे सेंटेंस को। और जब हमें नहीं पता है खाली, अब मैंने जैसे ये सेंटेंस बोला स्टूडेंट, तो दैट मीन्स मैं नहीं बता सकती कि वो लड़का है या लड़की, तो दैट मीन्स मैं क्या यूज कर सकती हूँ? इट्स भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन बात आती है तीनों सही है तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? तो प्रायोरिटी हमें सबसे पहले देनी है स्टूडेंट्स हिज को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? हिज को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? हर को। और जब ये दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो हम किसको टिक कर सकते हैं? इट्स को टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हिज को, दूसरी प्रायोरिटी हर को, और तीसरी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में हम किसको रखेंगे? इट्स को रखेंगे। ठीक है ना। तो जब हमें हिज और हर गिवन ना हो तो हम इट्स को यूज कर सकते हैं अननोन जेंडर के लिए। तो अब बात आती है कि हिज ही क्यों यूज किया? क्योंकि वो लड़की भी हो सकती है, तो हर भी यूज हो सकता है। तो सही दोनों है स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रायोरिटी का खेल है। और ये प्रायोरिटी का खेल क्यों है? क्योंकि ये बात है सोसाइटी की, समाज की। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसके लिए हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं? हिज को देते हैं। उसके बाद इसके पीछे और कोई कहानी नहीं है। तो इस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, अगर आपको ये बात समझ में आई तो लिखिए आई हैड अ लिटिल वाटर। लिखिए सेंटेंस, आई हैड अ लिटिल वाटर, ये क्या लिख दिया मैंने? आई हैड अ लिटिल वाटर एंड आई गेव इट टू अ child. I gave it to a child when it started crying. ठीक है। I had a little water, मेरे पास कुछ पानी था और वो मैंने क्या किया? उस चाइल्ड को दे दिया, उस बच्चे को दे दिया जब उसने रोना शुरू किया। ठीक है। तो अब देखो आई हैड अ लिटिल वाटर एंड आई गेव इट। अब इट यूज हुआ तो मुझे ये बताओ ये जो इट है वो किसके लिए यूज हो रहा है? मैंने उसको क्या दिया? पानी दिया। तो दैट मीन्स ये जो इट है वो किसके लिए यूज हो रहा है? वाटर के लिए। ये बात हमें समझ में आ गई। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। वर्ब क्या हुई? गेव। तो मैंने क्या दिया? आई गेव व्हाट, तो दैट इज इट। तो ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू अ चाइल्ड व्हेन। अब चाइल्ड का हमें जेंडर नहीं पता है, और चाइल्ड का हमें जेंडर नहीं पता है, तो दैट मीन्स मैं इसके लिए क्या यूज कर सकती हूँ? इट यूज कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास वर्ब आ गई, तो वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है? पहली बात तो चाइल्ड के लिए, और दूसरा ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका। तो यहाँ से आपको इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि जो इट है वो आपका सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, इट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, और इट जो है वो आपका एज अ पोजेशन भी यूज हो सकता है। क्लियर?
इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आया तो इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे कि जो है इट हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम और इट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारा इट जो है वो यूज़ हो सकता है। तो कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, ऊपर 2-3 लाइनों का गैप छोड़ देना, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस नोट करना, फिर सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमारा यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ हम और इट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके थ्रू हम देखेंगे कि इट और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प देम, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प देम, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उनकी हेल्प करूँ। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट को? टू इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि मैं बताना चाह रही हूँ इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, दैट मीन्स कि मैं ड्यूटी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो जब मैं किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करूँ तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं? इट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक इट का यूज़ हमने क्या देखा कि ये किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकता है, क्या इट यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज मंडे, तो दैट मीन्स कि अगर हमें डे के बारे में बात करनी है, डे के बारे में बात करनी है, तो डे के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं। तो डे के लिए भी आपका क्या आ सकता है? इट आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो दैट मीन्स कि मैं मौसम बता रही हूँ कि मौसम कैसा है। तो अगर हमें वेदर की बात करनी है तो वेदर के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? वेदर के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? हमारा वेदर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद मैं बात करूं, इट इज 4 o'clock, दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूं कि 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। इट इज 4 o'clock, दैट मीन्स कि मैं क्या शो कर सकती हूँ? इट से टाइम को भी डिनोट कर सकती हूँ। इससे मैं क्या डिनोट कर सकती हूँ? टाइम को भी डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, गवर्नमेंट जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और इट के बाद नाउन है, दैट मीन्स कि ये पोजेशन का काम कर रही है, यहाँ पे हम पोजेशन दिखाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? इट किस किस के लिए यूज हो सकता है? टू इंट्रोड्यूस समथिंग, डे, वेदर, टाइम, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है, क्या डे कोई पर्सन है? क्या डे कोई पर्सन है? नहीं। क्या वेदर कोई पर्सन है? नहीं। क्या टाइम कोई पर्सन है? नहीं। तो दैट मीन्स इट को आप किसके लिए यूज कर सकते हो? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। इट को आप किसके लिए यूज कर सकते हो? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, आप एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो, आप डे, वेदर, टाइम, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। और एक हमने जो सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, दैट मीन्स हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना हो तो वहां पे भी हम किसको यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। और कलेक्टिव नाउन के लिए हम कैसे यूज करते हैं वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो कलेक्टिव नाउन के लिए भी आपका ये यूज हो जाता है। आई थिंक ये बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब जो मैं इट का कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम ध्यान से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, अब जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इट के बारे में अगर अब मैं बात करूं तो इट हमारा यूज हो जाता है स्टूडेंट्स एज अ डमी सब्जेक्ट। एज अ डमी सब्जेक्ट हम किसको यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं। डमी सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान देना, अगर मैं करूं कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, या हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या हमें कुछ ऐसी चीज बनानी है, तो दैट मीन्स सबसे पहले हम उसका क्या क्रिएट करते हैं? एक डमी क्रिएट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ प्लेस होनी चाहिए, यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, यहाँ पे किचन होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम उसका क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक डमी क्रिएट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे वही सेंस ये इट देगा। तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट तो रियल हमारा कुछ और ही होगा, लेकिन जो इट है वहां पे किसका काम कर रहा होगा? डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इट जो है वो कैसा होता है आपका? सिंगुलर होता है।
इट अगर सिंगुलर होता है तो दैट मीन्स कि मैं इट इज लिख सकती हूँ, इट वॉज लिख सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इसके साथ में वर यूज कर सकती हूँ? क्या मैं इसके साथ में आर यूज कर सकती हूँ? नहीं, वर या आर तो इसके साथ यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाहे बेशक ये डमी सब्जेक्ट होगा, चाहे बेशक ये डमी सब्जेक्ट होगा, लेकिन है तो सब्जेक्ट, है तो सब्जेक्ट, डमी है बेशक लेकिन है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या आती है? वर्ब आती है। तो इट जो है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। यहाँ पे हम कोई भी आपकी प्लूरल वर्ब हम इसके साथ में यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक इतनी बात अगर आपको समझ में आई, तो मैं सेंटेंस अगर लिखूं, इट वॉज मी, it was me who is am, it was me who is am to blame। ठीक है, was ही लगा दिया तो यहाँ पे भी हम was ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे is कर लो ताकि आपको सेंटेंस जो है वो ज़्यादा समझ में आए। It is me who is am to blame, it is me who is am to blame। तो मुझे ये बताओ, मैं कह रही हूँ it is me, वो मैं ही हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं वो मैं हूं जिसे ब्लेम किया जाता है, वो मैं हूं जिसे ब्लेम किया जाता है। तो मुझे बताओ कि ये जो इट है ये रियल सब्जेक्ट है या ये जो मी है ये रियल सब्जेक्ट है? बिल्कुल, मैं ही तो रियल सब्जेक्ट हूं ना, तो दैट मीन्स मी ही कैसा है? रियल सब्जेक्ट है हमारा। और अगर ये रियल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, तो यहाँ हमें कैसी फॉर्म लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स? सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। और जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं इट्स मी इट्स मी इट्स मी, वो गलत होता है, उसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए? इट्स आई, वो मैं हूँ। ठीक है, बोलने को मैं सीधा भी तो बोल सकती हूँ कि आई एम डूइंग दिस वर्क, लेकिन मैं बोल रही हूँ इट्स आई हु इज डूइंग दिस, इट्स आई हु आई एम डूइंग दिस वर्क। ठीक है ना, उस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमें बोलना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि सिर्फ मैं इंटेंसिफाई कर रही हूँ किसी चीज को, इसलिए मैं इस तरीके से सेंटेंस को बोल रही हूँ, या वरना मैं सीधा ही बोल सकती हूँ कि यार ये काम मैं कर रही हूँ, सिंपल सीधी बात। लेकिन जब हम बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोलते हैं, वो मैं ही हूँ, वो तुम ही थे, वो ही थे, जब इस तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं तो तब हम इट को कैसे यूज कर लेते हैं? एज अ डमी सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। बेशक आप यहाँ पे बेशक दे लगा दो, यहाँ पे इस आय की जगह बेशक दे यूज कर लो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? दे तो भाई बहुत सारे हैं, दे बेशक बहुत सारे हों, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इट, और इट की वर्ब तो इज ही रहेगी, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी। इस दे की वर्ब तो आगे आएगी, इस दे की वर्ब तो आगे आएगी, तो इस दे की वर्ब जो आगे आएगी उसको हम प्लूरल बनाएंगे, ना कि इससे पहली वाली वर्ब को हम प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि ये वाली वर्ब जो है वो इस इट की है, ना कि इस दे की है। तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है? आए। ये हम आगे सीखेंगे क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आय के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो आय के साथ हम इज तो यूज करते नहीं है क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, और आय के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो यहाँ पे बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इट है वो आपका डमी सब्जेक्ट होता है, ना कि डमी सब्जेक्ट होता है, ना कि मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हमारा कुछ और ही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ए इज बी और एक मैं बोल रही हूं बी इज ए इज बी एंड बी इज ए, तो हम क्या कह रहे हैं? ए जो है वही क्या है? बी है, और मैं कह रही हूँ बी जो है वही क्या है? ए है। तो मैथ्स में तो ये चीज सही है, ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होगा। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो ये ए जो है, अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो ए हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ए हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में अगर बात करूं तो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? बी है। तो सारा का सारा फर्क जो है वो किसका है? सब्जेक्ट का फर्क है। ऊपर वाले सेंटेंस में ए सब्जेक्ट था, नीचे वाले सेंटेंस में बी सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, वो मेन सब्जेक्ट होगा, और इट जो है वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स? डमी सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? डमी सब्जेक्ट का काम करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर ये कह दूँ मैं कि ये जो इट है वो आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये जो इट है वो आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो मैं हूँ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे
हम कह सकते हैं कि इट जो है वो आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आई हमारा मेन सब्जेक्ट है और इट यहाँ पे क्या होगा, हमारा डमी सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डमी सब्जेक्ट होगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो मुझे एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। मैं लिख रही हूँ आपके सामने, ये रब कर रही हूँ सारी चीज़ें, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और कोई भी डाउट रह गया हो स्टूडेंट्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर कमेंट करके। और जिन्होंने लेक्चर को शेयर ना किया हो वो शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूँ, इट इज वॉज, ठीक है, इट वॉज या फिर आर या फिर वर, ठीक है, आगे लिख रही हूँ वी या फिर अस, हु, इज, एम, आर, रेडी टू गो देयर, इज, एम, आर, रेडी टू गो देयर। ठीक है, यहाँ से मैं एक हटा देती हूँ क्योंकि अगर पास्ट में बनाओगे, वॉज से सेंटेंस बनाओगे तो पास्ट में बन जाएगा, और अगर इज से सेंटेंस बनाओगे तो प्रेजेंट में बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इट इज। तो इट के साथ तो इज ही रहेगा, वॉज मैंने हटा दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि वॉज लगा देंगे तो सेंटेंस पास्ट में शुरू हो जाएगा, इज लगाएंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा। तो आर और वर तो आ ही नहीं सकते। ये हमारा डमी सब्जेक्ट है तो हमें मेन सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इट की वर्ब तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कैसा है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, और प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ना ही एम आएगा ना ही इज आएगा, हमें यहाँ क्या लगाना है, आर को यूज करना है। तो यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, आर को यूज करेंगे। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स आपका इट का। तो इट का मैंने आपको कंप्लीट यूज बता दिया है, कहाँ कहाँ हम इट को यूज कर सकते हैं। तो इसको रिवाइज करते रहिए, और स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।